हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम स्टोरी एक्सप्लेन। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह कोरियन ड्रामा 1% ऑफ समथिंग का 4th एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पर उसे भी देख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है दायुन अपने मोबाइल में न्यूज़ देखती है जहां लीजेन और दायुन के बारे में खबर छपी होती है। दायुन को न्यूज़ से लीजेन की एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी पता चलता है जो फेमस एक्ट्रेसेस और सिंगर्स थी। दायुन बोलती है, बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तभी वहाँ जीशु दायुन के लिए बुके लेकर आता है। दायुन बोलती है, ये क्यों लाए? स्टार तुम हो, मैं नहीं। जीशु दायुन को बताता है, उस अटर्नी ने मुझसे कहा है कि जिन एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था उनका कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर था। दायुन बोलती है, अगली बार जब भी किसी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो आगे से इस बात का ख्याल रखना। जीसू कहता है, मैं अब आगे तभी काम करूँगा जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ। दायुन बोलती है, हाँ, ये भी सही रहेगा। दायुन जेन को कॉल करती है पर जेन को उस वक्त मीटिंग पर जाना होता है। वो दायुन का कॉल कट कर देता है और मीटिंग पर चला जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जेन जनरल मैनेजर से पूछता है, क्या हमारे होटल के जापानीज़ रेस्टोरेंट में हम कोई सिंगल आइटम सर्व नहीं करते? जनरल मैनेजर बोलते हैं, हाँ सर, हम सिंगल आइटम सर्व नहीं करते। जेन के स्टाफ जेन की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। दायुन जेन को बार बार कॉल करती है पर जेन उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। दायुन बोलती है, अब वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, कितना बदतमीज़ है, उसे सही गलत की समझ ही नहीं है। तभी जीशु वहाँ आता है और बोलता है, चलो हम लोग कहीं खाने चलते हैं, कहीं तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है? दायुन बोलती है, मुझे किसी से मिलना है, पर कोई बात नहीं, चलो कहीं चलते हैं। वैसे भी जिससे मिलना है वो बहुत अकड़ू है। जेन मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस आता है। वो देखता है उसके फ़ोन में दायुन के बहुत से मिस्ड कॉल्स हैं और एंग्री इमोजीज भी हैं। एंग्री इमोजीज को देखकर जेन मुस्कुराता है। वहाँ कैन भी मौजूद रहता है। वो जेन को मुस्कुराते हुए देख लेता है। जेन दायुन को कॉल करता है। जेन दायुन से पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? अभी तो एक सप्ताह भी नहीं हुआ, कहीं तुम मेरे पैर पर फिर से लात तो नहीं मारने वाली हो? देखो, इस बार अच्छा नहीं होगा। दायुन गुस्से में बोलती है, तुम्हें पता था ना वहाँ रिपोर्टर्स होंगे और वो मेरे बारे में लिख सकते हैं? जेन बोलता है, हाँ, थोड़ा बहुत। मैंने तुम्हें मना भी किया था मेरी तरफ मत देखना। दायुन बोलती है, तुम्हें पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था, वहाँ ऐसा कुछ हो सकता है, पर तुमने नहीं किया। जेन बोलता है, अगर दुनिया को कुछ भी पता चला तो सबसे पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दायुन बोलती है, तुम्हें तो सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी तुमने उस दिन मेरे साथ मिसबिहेव किया। जेन बोलता है, नहीं, मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया और मैं माफ़ी क्यों मांगूं? अगर तुम किस की बात कर रही हो तो उस दिन मेरा किस करना तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। दायुन जेन की बात सुनकर गुस्से से उसके पैर में लात मारती है। जेन बोलता है, एक स्कूल टीचर होकर तुम्हें इतना बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। दायुन बोलती है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बदतमीज़ बनना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं चेयरमैन ली क्यू चोंग कैन को कॉल करके बुलाते हैं। चेयरमैन पूछते हैं, जेन मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा है? कैन बताता है, मुझे लगता है आज वो फिर से मिलेंगे। चेयरमैन पूछते हैं, इसका मतलब वो कल भी मिले थे? चेयरमैन खुश हो जाते हैं। वे बोलते हैं, लगता है जेन अच्छा कर रहा है, दायुन उसके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। कैन पूछता है, लेकिन आप उस लड़की को इतना पसंद क्यों करते हैं? मैं जानता हूँ सीईओ को बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है जो स्मार्ट हो, खूबसूरत हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? चेयरमैन बोलते हैं, नहीं, तुम सही कह रहे हो। वो लड़कियाँ जेन को बदलने के काबिल नहीं थी। दायुन में वो काबिलियत है। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने आसपास के माहौल को बदलने के काबिल होते हैं। मेरी वाइफ भी ऐसी ही थी। जेन को दायुन ही बदल सकती है। कैन बोलता है, सीईओ वो इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। चेयरमैन बोलते हैं, उसमें बदलाव आ चुका है पर उसे इस बात की खबर नहीं है। कितना बेवकूफ़ है ये लड़का। जेन एंग्री इमोजीज को देखकर हंसता है जिसे दायुन ने जेन को सेंड किया था और बोलता है, पहली बार ऐसे मैसेजेस आए हैं। दायुन फिर से एक एंग्री इमोजी सेंड करती है। जेन वो देखकर हंसने लगता है। दायुन बोलती है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है?
ये तो बस इमोटिकन्स हैं, और वहाँ से जाने के लिए खड़ी होती है, पर जेन उसे जाने नहीं देता और फिर से चेयर पर बैठा देता है। जेन बुके को देखकर पूछता है, ये बुके तुम्हें कहाँ से मिला? आई एम श्योर ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हें ये किसी लड़के ने दिया। डायन बोलती है, इससे तुम्हें क्या करना है? जेन बोलता है, क्या उसे मेरे बारे में पता है? डायन बोलती है, तुम दूसरी लड़कियों को मेरे बारे में बताते रहते हो क्या? जेन बोलता है, अच्छा अब समझा, तुम यहाँ आने से पहले किसी और लड़के से मिली। लगता है हमें कॉन्ट्रैक्ट फिर से बदलना पड़ेगा। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, हम एक दूसरे से चीटिंग नहीं करेंगे और तुम दूसरे लड़कों से नहीं मिलोगी। फैमिली के अलावा बाकी लड़कों से दूर रहो। डायन पूछती है, तुम मुझे डेट कर रहे हो तो क्या तुम पुरानी जान पहचान की लड़कियों से मिलना छोड़ दोगे? जेन बोलता है, हाँ। डायन बोलती है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और जेन की एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम लेकर पूछती है, क्या तुम इनसे मिलना छोड़ दोगे? जेन बोलता है, इंटरनेट पर जो भी पढ़ती हो उसका सिर्फ 10% ही सही होता है। डायन फिर पूछती है, तो तुम उनमें से किसको डेट कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई बच्चा भी है और वो अमेरिका में पढ़ रहा है? जेन बोलता है, तुम्हें पता है इन झूठे इल्ज़ामों के लिए मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। डायन बोलती है, खैर ये सब जाने दो, क्योंकि आज हम मिल चुके हैं, इस हफ्ते और मीटिंग्स नहीं। पर जेन बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि हमें हफ्ते में एक से ज़्यादा बार मिलना चाहिए। वैसे भी मीटिंग से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम एक दूसरे को जानें। यहाँ मुझे बहुत घुटन हो रही है, कहीं और चलते हैं। और जेन डायन का बुके उठाता है और उसे फेंकने के लिए डस्टबिन की तरफ जाता है। डायन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जेन बुके को डस्टबिन में फेंक देता है। डायन जेन से बोलती है, क्या सब लोग जानते हैं कि तुम कितने अजीब से इंसान हो? जेन बोलता है, हाँ, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डायन को जेन पर बहुत गुस्सा आता है। डायन पूछती है, क्या हमें फिर से कॉन्सर्ट हॉल में जाना होगा? जेन बोलता है, मेरा होटल इसका स्पॉन्सर है, क्या तुम्हें कॉन्सर्ट भी पसंद नहीं? डायन पूछती है, तुमने पहले कभी डेट नहीं किया क्या? जेन पूछता है, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? डायन बोलती है, जब भी कोई किसी को डेट करता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, ना कि कोई ऑफिशियल काम करता है। और तुम डेट के बीच में काम कर रहे हो। अगर काम करना है तो ऑफिस जाओ ना, डेट पर क्यों आए हो? जेन डायन की बात सुनकर हंसने लगता है। डायन बोलती है, तुम हंस क्यों रहे हो? और बोलती है, चलो यहाँ से। जेन पूछता है, पर कहाँ? डायन बोलती है, पिछली बार तुम्हारे कहने पर मैं कॉन्सर्ट गई थी, तो इस बार मैं जहाँ बोलूँगी वहाँ चलना पड़ेगा। जेन और डायन वहाँ से जाते हैं। तभी ताइहा उन दोनों को देख लेता है। डायन और जेन एक शॉप पर जाते हैं जहाँ बच्चों के खिलौने मिलते हैं। जेन पूछता है, क्या तुम्हें सच में यहाँ जाना है? तुम कोई 10 साल की बच्ची नहीं हो। डायन बोलती है, पर जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ वो 10 साल के हैं। डायन एक पजल गेम खरीदती है। जेन बोलता है, तुम्हें फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए। डायन बोलती है, इसमें मज़ा आएगा। क्या तुमने बचपन में ऐसा नहीं किया? जेन बोलता है, नहीं, मैंने नहीं किया। डायन पूछती है, तो फिर किया क्या है तुमने? जेन बताता है, मैंने क्लासेस ली, वायलिन, शैलो, गोल्फ, स्विमिंग, स्पेनिश की। डायन बोलती है, वाह, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर जेन पूछता है, तो फिर तुमने क्या किया? डायन बताती है, मैंने फुटबॉल खेला, 2 महीने पियानो सीखा, कार्टून देखा, पेपर डॉल्स बनाए। ये मॉडल्स भी मैं पहली बार बना रही हूँ। जेन पूछता है, तो फिर तुमने ये खरीदा क्यों? डायन बोलती है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा। और डायन पजल सॉल्व करने लगती है। तभी वहाँ एक बच्चा अपनी माँ से टॉयस खरीदने की जिद करता है। जेन उस बच्चे को देखता है और उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ जेन के स्टेप ब्रदर की डेथ हो जाती है और जेन की मॉम साइड रहती है। दरअसल जेन जिन्हें मॉम कहता है वो जेन की स्टेप मॉम थी। जेन की स्टेप मॉम उदास बैठी रहती है। जेन उन्हें देखता है और उनके पास जाता है। जेन उन्हें रुमाल देता है। जेन की स्टेप मॉम ये देखकर इमोशनल हो जाती है और जेन को गले लगा लेती है। जेन को ऐसा कहीं खोया हुआ देखकर डायन जेन से पूछती है, क्या हुआ? आंखें खोलकर सो रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ से जा सकते हैं। जेन बोलता है, नहीं, ठीक है, मैं कुछ ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डायन सोचती है, ये लड़का कितना अजीब है, अब इससे क्या हो गया? जेन नीचे काउंटर में जाता है और उस बच्चे के लिए वो खिलौना खरीदता है, जिसे लेने के लिए वो बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा था, और वो खिलौना उस बच्चे को दे देता है। डायन वो सब देख लेती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है जेन के दादाजी, जेन की मोम और जेन की आंटी को।
जिन की आंटी बोलती है, लगता है जिन की कोई नई गर्लफ्रेंड है। जिन के दादाजी पूछते हैं, तुमने उन्हें देखा? जिन की आंटी बोलती है, हाँ, मगर दूर से, इसमें कोई नई बात नहीं है। जिन की तो हमेशा कोई नई गर्लफ्रेंड होती है। ऐसा सुनकर जिन की मॉम को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है, जिन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो सिर्फ एसएच ग्रुप संभालना चाहता है। यही उसका सपना है। वो इस घर का बड़ा बेटा है। जिन की आंटी बोलती है, जिस तरह जिन मेरे पिता का पोता है, उसी तरह ताइहा भी इस घर का बच्चा है। पर जिन की मॉम बोलती है, तो मैंने ऐसा कहा कि ताइहा इस घर का बच्चा नहीं, पर काबिलियत भी ज़रूरी है। जिन की आंटी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जिन की मॉम से बोलती है, जिन मेरे भाई का बेटा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आगे पीछे घूमने से तुम उसकी माँ नहीं बन जाओगी। जिन के दादाजी उसी वक्त उन दोनों से बोलते हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों, और जिन की आंटी से कहते हैं, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? अब जाओ, हमें खाना खाना है। जिन की आंटी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिन की मॉम जिन के दादाजी से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ये जानते हैं मैं जिन को कितना मानती हूँ, कोई कुछ भी बोले। जिन के दादाजी कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता जिन को तुम्हारी इतनी परवाह क्यों है। काश तुमने उसे जन्म दिया होता। दायून पजल को जोड़ नहीं पा रही थी। जिन वहाँ आता है और पजल को जोड़ने में दायून की हेल्प करता है। जिन को इतना पास देखकर दायून को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। दायून जिन से पूछती है, तुमने जिस बच्चे को खिलौने खरीद कर दिया, क्या तुम उसे जानते हो? जिन बोलता है, नहीं तो, वो बच्चा बहुत शोर कर रहा था इसलिए। जिन दायून से पूछता है, यहाँ हमें 1 घंटे हो गए, हमें चलना चाहिए। दायून बोलती है, पर मुझसे ये नहीं बन रहा है। जिन बोलता है, तुम अपने स्टूडेंट्स के सामने ये मत बनाना, क्योंकि उन्हें लगता है तुम्हें सब कुछ आता है। और जिन उस पजल को सॉल्व कर देता है। दायून बोलती है, तुम्हें तो सब कुछ आता है। जिन दायून को बॉक्स पर लिखे इंस्ट्रक्शन दिखाता है और बोलता है, ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, बस तुमसे नहीं होता डाडा। वे दोनों जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर से बारिश होने लगती है। जिन को फिर से अपना कुछ पास्ट याद आता है। जिन सड़क के किनारे अपनी जन्म देने वाली माँ को देखता है। वो जैसे ही उनसे मिलने के लिए जाना चाहता है, वो देखता है वहाँ एक जेंट्स आते हैं और एक बच्ची भी उनके साथ होती है। जिन समझ जाता है वो उसकी माँ के हस्बैंड है और वो उनकी बेटी। दायून जिन को वो पजल टॉय देती है और बोलती है, जब भी मौका मिले इसे बना लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। बारिश रुक नहीं रही थी, इसलिए जिन एक अम्ब्रेला खरीदता है और वे दोनों वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दायून की फ्रेंड ह्यून जून दायून से मिलने आती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जिन अपने ऑफिस आता है। उसी वक्त जिन को उसके दादाजी का रेड कॉल आता है। उसके दादाजी बोलते हैं, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो यहाँ जल्दी आ जाओ मेरे साथ लंच करने। जिन बोलता है, मैंने ऑलरेडी कहीं और प्लान बना लिया है, मैं नहीं आ सकता, और ये रेड कॉल ऐसी पर्सनल कॉल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है दादाजी। दादाजी कहते हैं, सही कहा, तुम्हारे साथ लंच करने के लिए मुझे मजबूरी में रेड लाइन इस्तेमाल करनी पड़ती है। अपनी माँ के बारे में सोचो। जिन हंसते हुए बोलता है, आप मुझे मोम के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते और मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। और जिन फ़ोन रख देता है। जिन के दादाजी कहते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन रखने की, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। चेयरमैन अटर्नी से पूछते हैं, तुम जिन की तरफ हो ना? अटर्नी बोलता है, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चेयरमैन बोलते हैं, मैंने टीम लीडर कैन को एज अ एजेंट जिन को ऑफिस में हायर किया था, ताकि वो मुझे जिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, पर वो 1 नंबर का गधा है। तुम मुझे बताओ, क्या जिन दायून से मुलाकात कर रहा है? और गुस्से में बोलते हैं, ये बच्चा दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है और दायून क्या कर रही है, उसे जिन को कुछ सिखाना चाहिए। ह्यून जून दायून का कॉन्ट्रैक्ट देखती है और बोलती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, तुम कितनी अजीब हो। ह्यून जून जब ये पढ़ती है, एसएच ग्रुप का लीजेंड, वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, वो क्राउन प्रिंस, तुम उसे डेट कर रही हो। दायून ह्यून जून से कहती है, ये बात मोम को मत बताना, और ह्यून जून को बताती है, आज हम लोग मिलने वाले हैं। ह्यून जून पूछती है, कहाँ मिलने वाले हो? दायून बताती है, कंगनम। ह्यून जून दायून से बोलती है, तुम पागल हो गई हो, तुम कंगनम जाने का सबवे ढूंढ नहीं पाओगी। दायून बोलती है, मुझे पता है, तभी तो मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। और दायून सच में कंगनम जाने का रास्ता भूल जाती है। वो
कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ से जाना है। जैसे तैसे वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ जेन दायुन का वेट करता है। जेन दायुन को देख लेता है, वो दायुन को आवाज़ देता है। दायुन पीछे मुड़कर देखती है और जेन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जेन बोलता है, ये हंस क्यों रही है। वे दोनों आर्ट गैलरी में जाते हैं, पर दायुन वहाँ भी लोगों को देखकर अपना चेहरा छिपाने लगती है। जेन बोलता है, यहाँ कोई रिपोर्टर्स नहीं हैं। दायुन बोलती है, तुम्हारा क्या भरोसा, पता नहीं इस बार फिर से नई मुसीबत खड़ी कर दो। देखा था ना पिछली बार क्या हुआ था। जेन दायुन से कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझसे कोई भी इंसान ऐसे बात नहीं करता जैसे तुम करती हो। दायुन बोलती है, चलो हम दूर दूर रहते हैं। पर जेन बोलता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम डेट कर रहे हैं। वहाँ आर्ट गैलरी में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स थी। दायुन पूछती है, पहले कॉन्सर्ट, अब ये आर्ट गैलरी, क्या तुम्हारी कंपनी ने इस आर्ट गैलरी के लिए भी कुछ किया है। जेन बताता है, नहीं, ये कंपनी का हिस्सा नहीं है। ये गैलरी किसी की है जिन्हें मैं जानता हूँ। मेरी आंटी के हस्बैंड है वो, इसलिए। दायुन बोलती है, तुम्हारी आंटी के हस्बैंड, इसका मतलब तुम्हारे अंकल। तुम इन्हें ऐसे कैसे कह सकते हो, वो तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर हुए। तभी वहाँ उस आर्ट गैलरी के ओनर आते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जेन की अपनी माँ के हस्बैंड थे। जेन उनसे कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पेंटिंग्स कमाल की हैं। जेन के स्टेप डैड बताते हैं, तुम्हारी माँ यहाँ आ नहीं पाई, पर वो तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हें पता है ना। जेन बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ। उस आर्ट गैलरी में ह्यून जुन का बड़ा भाई शुनू भी था। वो दायुन को वहाँ देख लेता है। दायुन जेन से पूछती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। जेन बोलता है, बताया तो था, मेरी आंटी के हस्बैंड हैं। वो मेरे अंकल या मेरी फैमिली नहीं है, किसी को भी अंकल थोड़ी बुलाऊंगा। दायुन पूछती है, फिर तुम्हारी आंटी ने दूसरी शादी कर ली क्या। जेन बोलता है, हाँ। दायुन बोलती है, पर उन्होंने तो तुम्हारी माँ कहा था। तभी वहाँ शुनू आता है। दायुन उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ कैसे। शुनू बोलता है, ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था। तभी जेन बोलता है कि मेरे साथ यहाँ आई है। जेन दायुन से पूछता है, ये कौन है। दायुन बताती है, ये ह्यून जुन का बड़ा भाई है। शुनू जेन से कहता है, मेरी छोटी बहन डाडा की बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। जेन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है, अगर तुम दोनों का रिश्ता इतना खास होता तो डाडा मुझे ज़रूर बताती। वैसे हम लोग डेट कर रहे हैं। दायुन बताने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जेन शुनू से कहता है, हमें अभी कहीं जाना है, और दायुन को वहाँ से ले जाता है। जेन दायुन से कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई लड़का नहीं आना चाहिए। दायुन बोलती है, वो कोई और लड़का नहीं है, वो मेरी फ्रेंड का भाई है। पर जेन बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, बस तुम उससे अब से नहीं जानती। दायुन बोलती है, अब मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे 10 साल से जानती हूँ, मैं उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर दूँ। जेन गुस्से में दायुन से कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने वाली हो, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ़ है। और यहाँ पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो एक लाइक तो बनता है।